अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं स्टेट क्राफ्ट और मैं हूं सैयद मुजम्मिल शाह। नाज़रीन, आज हमने देखा कि पहलगाम वाक़े और ऑपरेशन सिंदूर पर इंडियन पार्लियामेंट में बहस शुरू हो चुकी है। भारतीय वज़ीर दिफ़ा राजनाथ सिंह ने पार्लियामान के फ्लोर से एक लंबी तकरीर में अपोजिशन जमातों के ऑपरेशन सिंदूर पर सवालात उठाने पर खासी तनकीद की। उन्होंने कहा कि अपोजिशन रहनुमाओं का हमारे तैयारे गिराए जाने पर सवालात उठाना कौमी जज्बात की सही नुमाइंदगी नहीं करता। इसके बाद उन्होंने ये कहा कि अपोजिशन रहनुमाओं ने कभी ये नहीं पूछा कि हमारे फौजियों ने दुश्मन के कितने तैयारे मार गिराए। उन्होंने क्लेम किया कि इस जंग में किसी हिंदुस्तानी फौजी का नुकसान नहीं हुआ। उन्होंने अपनी तकरीर में क्या कहा, आपको सुनवाते हैं। अब भारतीय वजीर दिफा का ये जवाब कितना तसल्ली बख्श था, इस पर कांग्रेस पार्टी के गौरव गोगाई ने जो रिस्पॉन्स दिया, आपको वो भी सुनवाते हैं। इस तमाम इशू पर भारत के साबिक वजीर दाखिला चिदम्बरम, जिनका कांग्रेस से ताल्लुक है, उनका एक इंडियन जरीदे द क्विंट को दिया गया एक इंटरव्यू भी काफ़ी वायरल है, जिसमें उन्होंने पहलगाम वाक़े और ऑपरेशन सिंदूर के हवाले से काफ़ी सवालात खड़े किए हैं। उन्होंने इंडियन चीफ ऑफ डिफेंस को कोट करते हुए ये तस्लीम किया कि इंडिया से कुछ स्ट्रेटेजिक गलतियाँ हुई हैं। फिर उन्होंने पहलगाम वाक़े पर NIA यानी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को मंजर आम पर ना लाने पर भारतीय हुकूमत पर तनकीद करते हुए कहा कि हो सकता है कि यह दहशतगर्द मुकामी हो। हुकूमत जाने क्यों फ़र्ज़ कर रही है कि वो पाकिस्तान से आए थे। अब अगर इस डिबेट को रैप अप किया जाए तो पाक भारत जंग में अमरीकी सदर ट्रंप का किरदार हो, इंडियन चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अनिल चौहान का तैयारा गिरने के हवाले से बयान हो। फिर हमने बैक टू बैक भारत की सिफारती नाकामियां भी देखी, जो इस बात का सबूत है कि मोदी हुकूमत इन तमाम सवालात के जवाबात नहीं दे पा रही, जिसका उसे सामना करना पड़ रहा है। अब ज़रा सियासत की बात करें तो 5 अगस्त के हवाले से ये सवालात उठ रहे हैं कि तहरीक इंसाफ अभी तक इसका मोमेंटम क्यों नहीं बना सकी। क्या इसकी वजह 9 मई के फैसले हैं या धड़े बंदियाँ हैं? एक क्लेम जो कासिम और सुलेमान खान के हवाले से तहरीक चलाने के बारे में किया जा रहा था, अब PTI इससे भी पीछे हटती हुई दिखाई दे रही है। दूसरी तरफ गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी भी तहरीक अदम एतमाद लाने का थ्रेट दे रहे हैं। ऐसे में तहरीक इंसाफ सियासी और कानूनी चैलेंजेस के लिए क्या स्ट्रेटजी अपनाएगी, इससे प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा अली मोहम्मद खान साहब ज्वाइन कर रहे हैं। शुक्रिया अली साहब आपके वक्त का। 5 अगस्त की जो एहतजाजी तहरीक है, उस पर एक तो खान साहब की तरफ से स्केप्टिसिज्म का इजहार किया जाना कि मोमेंटम उनको दिखाई नहीं दे रहा, ये तो परेशान कुन नहीं है कारकुनान के लिए कि लीडर 2 साल से जेल में हैं और ऑन ग्राउंड जो सूरत हाल है उस पर आप उनकी उम्मीदों पर पूरा नहीं उतर रहे। तो क्या हल है पार्टी के पास इसका? जी बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद। एक तो पॉलिटिकल लीडरशिप की खान साहब से मुलाकात बंद की गई है पिछले 7-8 महीनों से, तो जिस तरीके का एक मैसेज हो कि अंदाजा हो कि कहाँ क्या कमी इनको महसूस हो रही है कि उस पर ज्यादा वर्क किया जाए। लेकिन जितना मैंने परसीव किया है उसकी वजह ये हो सकती है, देखें सिंध में भी एक्टिविटी स्टार्ट हो गई है, खैबर पख्तूनख्वा में तो कंटिन्यूटी है, उसमें तो कोई तातुल नहीं है, वहां पे तो कोई इशू नहीं है। वहां पे तो 24 घंटे 48 घंटे मैक्सिमम के नोटिस पे सब के सब निकल आएंगे। बलूचिस्तान में भी हालांकि वहां भी सिचुएशन कोई बेहतर नहीं थी, किसी भी एक्टिविटी पे पर्चे वगैरह काट देते हैं, लेकिन वहां भी एक्टिविटी स्टार्ट है। असल बैटल ग्राउंड पंजाब है और पंजाब में फस्ताईद की इंतहा है, लेकिन पिछले 1 हफ्ते से मैं देख रहा हूं कि ज्यादा अब एक्टिविटीज माशाल्लाह से पंजाब में भी स्टार्ट हो गई हैं, तो होपफुली 5 तक पंजाब में भी एक्टिविटीज इंशाल्लाह पिक कर जाएंगी। अच्छा, तो इस पे जो शेख वकास साहब ने भी कहा है कि 9 मई केसेस में जो मुल्ज़िमान नामजद हैं, फैसले आने से पहले ही उनकी गिरफ्तारियां शुरू हो चुकी हैं। उमर अयूब साहब के हवाले से भी हमने देखा कि घेरा तंग हुआ, और मलिक अहमद ख़ान बिचर साहब का भी फ़ैसला आपने देख लिया। तो आप कह रहे हैं कि पंजाब में सूरत हाल हौसला अफजा है। अगर कारकुनान की गिरफ्तारियां हो रही हैं, लीडरशिप के खिलाफ केसेस बन रहे हैं, सज़ाएं हो रही हैं, तो हौसला अफजा कैसे है ये? लेकिन जो गिरफ्तारियां हैं 9 मई में तो सब बहुत से लोगों के नाम हैं, और वो एक बहुत काबिल अफसोस अमर है कि रात के तकरीबन 11-12 बजे तक 9 मई के केसेस चले हैं और चल रहे हैं। अभी जो फैसलाबाद का ट्रायल चल रहा है, तो कोई 3 दिन पहले शायद हमारे एक टॉप ग्रुप में अपडेट आई साहबजादा हामिद रजा साहब की, जो वहां खुद जाते हैं, और हमारे एक MNA है काकड़ साहब फैसलाबाद से, जो उसमें हमारे लॉयर भी हैं। तो उन्होंने रिपोर्ट किया कि 11-12 बजे तक केसेस चल रहे हैं। अब ऐसी कौन सी इमरजेंसी है कि अचानक 11-12 बजे तक जो है वो केसेस चलाए जाएं? पहले ही
कोर्ट लखपत का फैसला और उसके साथ साथ जो सरगोदे का फैसला है, स्पीडी जस्टिस नहीं कहेंगे इसको आप? इसको तेजगाम जस्टिस कहें, अच्छा। सब कुछ को चल के रख दे। लेकिन चूंकि आपका सवाल अहम है, मैं उस तरफ दोबारा आना चाहूंगा। आपने कहा जब इतना गिरफ्तारियां हो रही हैं या सारा कुछ हो रहा है, तो उसके बावजूद आप पंजाब में उम्मीद अफजा क्यों कहते हैं? मैं इसलिए उम्मीद अफजा कहता हूं कि मैं एक्टिविटी ऑन ग्राउंड देख रहा हूं कि स्टार्ट हो गई है। इस सब के बावजूद ये तो मेरे ख्याल में ज्यादा उम्मीद अफजा बात है कि ऊपर तले दो बड़ी सख्त सजाएं आई हैं। अगर आप देखें 10 साल की सजा डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा के लिए और बाकी लीडरशिप जो वहां है, इसी तरह सरगोदे का, तो उसके बावजूद कारकुन निकल रहे हैं, लीडरशिप निकल रही है और ये टेम्पो आहिस्ता आहिस्ता बिल्ड हो रहा है इंशाल्लाह। ठीक है। इसके अलावा 5 अगस्त की जो एहतजाजी तहरीक के हवाले से हिकमत अमली है, अब उस पर यह कहा जा रहा है कि एक पार्टी का प्लान बी भी है कि अगर स्पेस नहीं मिलती, परमिशन नहीं मिलती मीनार पाकिस्तान पे एहतजाज करने की, तो फिर अपने हलकों में एहतजाज किया जाएगा। प्लान बीस तो तभी होते हैं ना जब कश्तियाँ जला देने का प्लान ना हो, यानी कि फिर मल्टीपल ऑप्शंस देखनी पड़े। तो उस तरफ भी जा सकते हैं कि किसी एक मुकाम पे जलसा ना हो और सब अपने हलकों में एहतजाज करें, सिंबॉलिक। देखें, अभी तक इस पे कोई ऐसी मीटिंग, हालांकि मैं तीनों बड़ी कमेटियों का मेंबर हूँ। पार्लियामेंट्री पार्टी है जिसमें हमारे मोहतरम एमएनए साहिबान और सेनेटर साहिबान है, मरकजी जो सबसे बड़ी इलेक्टेड बॉडी है, अवामी इलेक्टेड, दूसरी है कोर कमेटी, तीसरी है पॉलिटिकल कमेटी। लेकिन इसमें अभी तक जो एक प्लान है कि हमने क्या करना है, उसके ज्यादा खदोखाल अभी वाजे नहीं है। हो सकता है फाइनल मोमेंट्स में बताया जाए, लेकिन अभी तक जो चीजें सामने आई हैं वो ये है कि एहतजाज अपने अपने इलाकों में इस बार होगा, क्योंकि खान साहब की तरफ से कुछ दिन पहले, मेरे ख्याल में महीना या इससे ज्यादा हो गया होगा, जो बात आई थी जिसपे इनकी सिस्टर ने बाहर बात की थी, अलीमा साहिबा ने, कि खान साहब ने ये कहा है कि इस बार आपने इस्लामाबाद नहीं आना, क्योंकि वो अपने कारकुनों को मजीद अपने कारकुनों को मरवाना नहीं चाहते, बल्कि वो चाहते हैं कि हर इलाके में एहतजाज हो। तो अब हमारे साथ जो अपना इस्लामाबाद में हुआ हमारे लोगों के साथ, उसमें क्या बहस करे, सबको उसका पता है। तो अपने अपने इलाकों की बात है, वो जहां तक उसका ताल्लुक है, वो उसको प्लान बी तो नहीं कह सकते, वो तो पहले से ही डिस्कशन में है। लाहौर का जलसा जो है वो एक जलसा है, जलसा होता है, फबेहा नहीं होता। तो जलसों से ना हुकूमतें गिरती हैं, ना हमारा कोई ऐसा प्लान है कि जलसों से कोई, जलसा एक बहुत बड़ी पॉलिटिकल एक्टिविटी है। अगर हो जाता है इतने अरसे बाद लाहौर में, तो इससे अच्छी बात ही कोई नहीं। लेकिन अगर नहीं होता तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे कारकुन या हमारी लीडरशिप या हमारी जमात हाथ पे हाथ रख के बैठ जाएगी। वो लाजमन अपनी एक्टिविटी करेंगे। मेरे तो ख्याल में अगर मेरे से मशवरा मांगे या जब कोई डिस्कशन हो, तो जलसे के साथ एहतजाज भी होना चाहिए। परमानेंट एहतजाज तो सब कहा कि अपने अपने इलाके में, उसमें क्या मरमाने हैं। ठीक है। इस पे मालाकंड रीजन का जो इजलास होता है 5 अगस्त की प्लानिंग के हवाले से, उसमें तकरीबन 6 मेंबरान पार्टी के मिसिंग होते हैं, उन सबको शो कॉज किए जाते हैं। फिर ये एक्सप्रेस न्यूज़ की खबर है जिसमें बताया गया कि अगर जो भी अपने हलके में एहतजाज करेगा उसको फुटेज बना के क़यादत को भेजनी पड़ेगी। ये भी कहा गया कि जो भी एहतजाज करने में नाकाम हुआ या नहीं एहतजाज करेगा, सख्त कार्रवाई होगी उसके ख़िलाफ़। ये पार्टी की लीडरशिप की टोन इतनी अथॉरिटेटिव क्यों है? एहतजाज भी तो कन्विक्शन से होता है ना, अपने दिल से होता है, या ज़बरदस्ती अगर किसी को कंपेल कर भी लिया जाए तो क्या फ़ायदा होगा उसका? अली साहब, नहीं, मैं आपसे मुत्तफिक हूँ। खान साहब के साथ तो बड़ी तहरीकों में हिस्सा लिया और बहुत बहुत दफा उनके साथ एक ही स्टेज भी शेयर किया, चाहे वो कंटेनर हो, चाहे वो धरना हो, चाहे वो 25 मई का लॉन्ग मार्च हो। बहुत बेशुमार दफा मैंने हमेशा खान साहब को बाय एग्जाम्पल लीड करते हुए और इंस्पिरेशन से लीड करते हुए देखा। कभी उन्होंने डंडा दिखा के या किसी को थ्रेट करके लीड नहीं किया। लेकिन क्योंकि बड़े लीडर जेल में हैं और इस वक्त पार्टी में उस लेवल का इत्तेफाक नहीं है, लेट्स बी ऑनेस्ट, तो कुछ चीजें वैसे नहीं है जैसे होनी चाहिए। मेरे ख्याल में ये नोटिफिकेशन गैर जरूरी था, क्योंकि डिटेल में नहीं जाऊंगा, इंटरनल मैटर है। ये चीजें आप अंदर ही बैठ के हल करते हैं, क्योंकि उसमें एक मोहतरम एमएनए साहब जो हैं वो अपने नुमाइंदे भेज चुके थे और खुद वो पाकिस्तान से बाहर थे, पहले ही वो बाहर जा चुके थे और उन्हें वापस आना है, फिर एहतजाज के दिनों में वो यही होंगे। इसी तरह हर एमपी जो है सब ने अपनी बड़ी बड़ी कुर्बानियां दी हैं। मैं समझता हूँ इसको ज्यादा बेहतर तरीके से, इस पे इतने क्या कि मैं इत्तेफाक करूंगा कि बेहतर तरीके से डील किया जा सकता है इंस्पिरेशन के जरिए और लोगों को जो है उम्मीद दिला के।
क्योंकि थ्रेट से कभी भी चीज कामयाब नहीं होती, फिर वो लोग जान छुड़ाते हैं। जब आप में जज्बा होता है, क्योंकि खान साहब की तो तरीके ही जज्बे के साथ है। हमने तो देखे ना, बल्कि खान साहब की क्या बात करते हैं, कोई भी तहरीक हो वो चलती जज्बे से है, तो इंशाल्लाह उसी तरह होगा जिस तरह खान साहब चाहते हैं। तो ये जो प्लेटफॉर्म है, ये तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान वाला होगा या PTI की सोलो फ्लाइट होगी? जुनैद अकबर साहब कह रहे हैं कि अचकज़ई साहब एहतजाज को लीड करेंगे, इस पर कंसेंसस है पार्टी के अंदर? क्योंकि कहा तो यही जाता है कि मुख्तलिफ स्कूल्स ऑफ थाट्स हैं, तो इस पर कौन अग्री करेगा? अचकज़ई साहब अगर ये 1 पॉइंट एजेंडा लेकर ही ना आए कि खान साहब को रिहा करना है, तो फिर PTI मान जाएगी उनकी लीडरशिप को? नहीं, जितना मैं समझा हूँ, क्योंकि इस पे भी कोई जामे मीटिंग नहीं हुई, लेकिन जो लफ्ज़ मैंने सुना था वो था कि वो रहनुमाई करेंगे, जो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ की जो लीडरशिप है। रहनुमाई की हद तक तो ठीक है, लेकिन बतौर PTI एक डाई हार्ड वर्कर के मैं समझता हूँ तहरीक इंसाफ अपनी लीडरशिप खुद करेगी, बाकी अलायंस को साथ लेके चलेंगे। हमारा चेयरमैन है, जनरल सेक्रेटरी है, उसको ना अली मोहम्मद ने और ना जो है मुजम्मिल साहब ने, किसी ने नामजद नहीं किया, उनको इमरान खान ने नामजद किया है। तो चेयरमैन बैरिस्टर गौहर और सेक्रेटरी जनरल सलमान राजा, उनको लीड करना चाहिए, हम उनके साथ होंगे। तहरीक इंसाफ अपनी लीडरशिप किसी को नहीं देगी, हाँ एलाइंस को साथ लेके चलेगी। और रहनुमाई का मतलब होता है कि आप उनसे गाइडेंस लेते हैं। रहनुमाई का मतलब ये कभी नहीं होता कि आप अपनी क़यादत ही उनको सौंप दें। तहरीक इंसाफ की अपनी क़यादत है, अपना कैडर है, और इस वक्त पूरे मुल्क में एक ही जमात है जो सिंध से लेकर खैबर तक हर जगह कम या ज्यादा हर जगह अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद है। बाकी तो किसी जमात की उस तरह प्रेजेंस ही नहीं है। लेकिन एलाइंस के साथ होने से फायदा यह है कि जिस तरह ओपनली हमारे साथ माजी में किया गया, शायद इस बार वैसा ना हो, 10 बार लोग सोचें। तो इस पे, इसके अलावा पार्टी को जो दीगर मुश्किलात हैं उस पर भी मीडिया में ख़बरें गर्दिश कर रही हैं। अब जो सेक्रेटेरिएट के आपके मुलाजमीन हैं, कहा जा रहा है कि पिछले साल अक्टूबर के बाद से अब तक 50% उनके पे कट्स लग चुके हैं, तनख्वाहें आदी कर दी गई हैं, जिन पर FIRs हैं उन्हें घर बैठा दिया है। सेक्रेटेरिएट के वो मुलाजमीन जिन्होंने तशद्दुद बर्दाश्त किया, गिरफ्तारियाँ फेस की, मुश्किल वक्त में पार्टी उनको तनख्वाह भी नहीं दे रही। हाउ आर दे गोइंग टू सर्वाइव? देखिए, मेरे पास इसकी ज्यादा तफसीलात तो नहीं है, क्योंकि मेरे पास कोई इंतजामी ओहदा नहीं। मेरे लिए बहुत ही अफसोस का मकाम है कि जो 8 फरवरी का इलेक्शन था तब तक तो ठीक था, लेकिन उसके बाद हम अपने जो हमारा सेंट्रल ऑफिस है उसको उस तरह एक्टिव नहीं कर सके। उस पर जो एक बुलडोजिंग की गई इंतजामिया की तरफ से, वो भी आपको याद होगा। सेंट्रल ऑफिस के ऊपर एक चढ़ाई कर दी गई। किसी भी मरकजी वफाकी जमात का एक सेंट्रल ऑफिस होना चाहिए, कभी भी उस पर इस तरह नहीं करना चाहिए जिस तरह हमारे साथ हुआ। हमारे कुछ मुलाजमीन को या जो पुराने हमारे साथी हैं जो सिर्फ तनख्वाह नहीं लेते, बल्कि वो वहाँ उनकी कन्विक्शन भी है खान साहब से, बहुत सौ को उन्हें उठा भी लिया गया था। कुछ बेचारे वो बड़ी मुश्किल से उन्होंने सर्वाइव किया। यस, एक मसला है और उसको देखा जा रहा है। मेरे ख्याल में बिल्कुल इनका मसला हल होना चाहिए, और पार्टी को जो फंड रेजिंग है वो बाहर से होती है, उसको प्रॉपर चैनलाइज करके सबकी जो है वो उनको एड्रेस इसलिए करना चाहिए कि मुश्किल वक्त में ये लोग पार्टी के साथ जो है वो खड़े रहें। लेकिन मेरे ख्याल में गौर साहब इन चीजों को देख रहे हैं। फेयर आदमी है गौर साहब, फेयर आदमी है, राजा साहब भी फेयर आदमी है। होपफुली इसको इंशाल्लाह वो एड्रेस कर लेंगे। अच्छा, वैसे तो नैरेटिव बिल्डिंग में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का पॉलिटिकल स्फीयर में तो कोई सानी नहीं है। एक और नैरेटिव जो बना वो कासिम और सुलेमान के पाकिस्तान आने के हवाले से है, तो इसमें कुछ जान भी है। राना तनवीर साहब कह रहे हैं कि लग तो ऐसे रहा है कि शायद जिन भूत आ रहे हैं, डराया जा रहा है हमें। और जो बेटे हैं खान साहब के, वो पाकिस्तान मुखालिफ कुव्वतों से राब्ते कर रहे हैं रिलीफ मांगने के लिए, वो भी नाकाम हो जाएंगे। ऐसा कोई प्लान हकीकी तौर पे कभी तश्कील भी दिया गया, या सिर्फ ये मीडिया की कंजम्पशन के लिए एक नैरेटिव है ताकि आपके जो मुखालिफिन है ज़रा बैकफुट पे रहें? मुजम्मिल साहब, पॉलिटिकल पार्टी की कोई मेरी मालूमात के मुताबिक कोई ऐसी प्लानिंग जो दोनों बरखुरदार हैं उनके साथ नहीं थी। उनका अपना अरेंजमेंट है फैमिली का। जो अमेरिका वो गए हैं और वहाँ उन्होंने अपनी आवाज़ उठाई अपने वालिद साहब के लिए, जनाब इमरान खान साहब के लिए। उससे उनको कोई रोक सकता है और ना उस पर कोई कदम लग सकती है। वो उनका एक नेचुरल बर्थ राइट है। चूंकि उनके पास नई कॉपी है, पाकिस्तान उनके वालिद का मुल्क है, वहाँ इधर उनका बचपन गुजरा है। दे हैव एवरी राइट टू कम हियर। वो यहाँ आना चाहें, उनका हक है, आए। अपने वालिद से उनको मिलना चाहिए। वो अगर आते हैं, हुकूमत को फैसिलिटेट करना चाहिए। आइन और कानून के अंदर रहते थे, अगर वो कोई स्ट्रगल भी करना चाहते हैं तो उससे हुकूमत को डरना नहीं चाहिए। उनको बिल्कुल उसका राइट है, उनको उसका राइट जो है वो मिलना चाहिए। क्या वो इस वक्त पाकिस्तान तशरीफ लाएंगे, पार्टी को इस वक्त उसके बारे में कोई क्रेडिबल इतलात नहीं है। लेकिन अगर वो आते हैं
तो हुकूमत क्यों इससे डर रही है? अगर कोई गलत काम किसी ने नहीं किया तो उसको डरना नहीं चाहिए। असल में चूंकि इनकी दाढ़ी में जो है ना, उनके वो तिनका है या उनके दिल में एक चोर है कि उन्होंने जो किया है मुल्क के सबसे बड़े लीडर के साथ, उनको ये खदशा है कि कहीं से भी कोई चिंगारी फूट पड़ी तो पूरी कौम ना निकल आए। इनको डर इस चीज का। लेकिन अली साहब ये आपके लिए भी तो उतना ही डेंजरस है ना, इट्स अ डबल एजेड स्वॉर्ड कि अगर आपने ये ऐलान कर दिया और उसके बाद में वो नहीं आए तो आपके नाक़दीन तो फिर तनकीद का आगाज़ ही यहाँ से करते हैं कि जो खान साहब के अपने साहबजादे हैं वो ब्रिटेन में आराम और सुकून की ज़िंदगी बसर कर रहे हैं और लोगों के बच्चों को भी फिर नहीं आना चाहिए डी चौक में या शेल खाने के लिए या एहतजाज करने के लिए। तो ये बयानिया तो बन गया और इस पर डिबेट भी शुरू हो गई। चलें, पार्टी का एक मफाद भी इससे जुड़ा हुआ है कि एक नई जान पड़ जाती है इस आर्गूमेंट में कि एहतजाज का फ़ायदा होगा, लेकिन अगर वो आए ही ना तो उतना ही नुकसान भी हो सकता है। देखिए, वो आते हैं तो अच्छी बात है, फबेहा, नहीं आते उनका अपना फैसला है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप, हमारे कारकुन और हमारे मुल्क की अवाम अपने महबूब लीडर के लिए अपनी कुर्बानी उन्होंने दी है, हम सब ने और देंगे। हम सब ने जेलें काटी हैं, सब पे पर्चे हुए हैं, सब ने मुश्किलात सही, हमारे फैमिली मेंबर्स ने मुश्किलात सही हैं। मैं मुजम्मिल साहब एक बात आपको वैसे कहूँ, वेरी वेरी सीरियस नोट, कि इंसान अपने पे तो बहुत कुछ बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन आपकी माँ या आपके बच्चों के चेहरों पे जो एक खौफ का तासुर एक लम्हे के लिए आ जाता है किसी वजह से, उसकी कोई रीपेमेंट ही नहीं है। हमारे घरों, हमारे बच्चों, हमारे खवातीन माओं के चेहरों पे कई महीने जो खौफ रहा है और अब भी वो खौफ दूर नहीं हुआ। बहुत से लोगों को घर छोड़ना पड़ा, मेरे अपने बच्चों को, घर वालों को घर छोड़ना पड़ा, बहुत से और लोगों को जेल काटनी पड़ी। तो ये कुर्बानियां किसके लिए दी हैं? पाकिस्तान के लिए, इमरान खान के लिए दी हैं। लीडरशिप तो खड़ी है, लेकिन एक और चीज भी है, देखें, एवरीथिंग इज डन ऑन अ मॉरल प्लेटफॉर्म। इस हुकूमत के पास कोई मॉरल प्लेटफॉर्म ही नहीं। हमारा मुकाबला तो इनसे है ही नहीं, हमारा मुकाबला जिनसे है वो आपको पता है, और हम ये कहते हैं कि भाई आप बीच में से निकल जाए। अली साहब 2017 में नवाज शरीफ साहब कोट अन कोट यही कहा करते थे, हमारा मुकाबला पीटीआई से है ही नहीं, आप पीछे से हट जाएं। ये इसी तरह लूप चलता है। मुजम्मिल साहब देखें, 2 wrongs doesn't make 1 right। मैंने कल सुबह शायद मैं गाँव था और 5 अगस्त की कुछ एक्टिविटीज थी तो हल्के में, वहां मैंने सुबह थोड़ा फारिग था तो मैंने सुबह एक ट्वीट की और मैं उस पर बिलीव करता हूँ। वो ये है कि देखें, दिस टाइम विल पास। खान साहब को आप लामतनाही अंदर नहीं रख सकते। खान साहब को बाहर आना है। एस्टैब्लिशमेंट और अस्करी और सियासी क़यादत को बैठना चाहिए। पाकिस्तान की एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग करनी चाहिए। अब चाहते क्या इस मुल्क के साथ, व्हाट डू वी वांट टू अचीव? हर कोई कंधा देगा, आके बैठेगा, दूसरा रोएगा, फिर वो तीसरा आएगा। और इसमें देखें, कोयले की दलाली में मुजम्मिल साहब हम सब के मुंह काले होते हैं। ऐसा नहीं होता, सही सब पे मरी जाती है कि हम ही खराब होते हैं। देखिए, आज जो सिचुएशन है, आज जो अवाम के और इदारों के बीच में फासला है, यकीनन एज अ पाकिस्तानी मेरा दिल उसमें खून के आंसू होता है, क्योंकि हमारे दुश्मन हर तरफ से हम पे हमलावर हैं या वो चाहते हैं हम पे। हाल ही में हमला हो चुका है। इस वक्त हमें कौम और इदारे या जान दो गालिब चाहिए, लेकिन इस वक्त सूरत हाल क्या है? पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की वजह से अगर कोई अच्छा भी काम होता है, लोग उसका क्रेडिट आपको इदारों को नहीं देते। आप ये देखें कि एक वक्त होता था, और अब भी मैं चाहता हूं कि ऐसा हो कि हमारे जो शहीद हैं, हमारे जो गाजी हैं, उनको सेलिब्रेट किया जाए, लेकिन वो तब होगा जब भी मसाइल पे सब बैठ के एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग करेंगे कि यार आईन के मुताबिक मुल्क चलाते हैं, इदारे अपना काम करें, सियासतदान भी अपनी जिम्मेदारियां पहचानें, उसको संभालें। सही। For that, the people of Pakistan, the political leadership need to sit down। और उसके लिए खान साहब की रिहाई शर्त है कि वो बाद में सारे बैठे हैं। और बिल्कुल यू आर राइट कि यही बात अगर मियां साहब ने माजी में की थी तो फिर कम से कम उनको तो ये जुल्म नहीं करना चाहिए ना। वो तो कई बार इस चीजों से गुजर चुके। इस पे अब चूंकि कुंडी साहब जो कि गवर्नर हैं पख्तूनख्वा में, उन्होंने कहा कि हमने चैलेंज किया था 5 सेनेटर बनेंगे, हमने बना लिए। अब अगला चैलेंज हम ये कर रहे हैं कि हम वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस पख्तूनख्वा में करके दिखाएंगे। दहशतगर्दी वहाँ बहुत ज़्यादा है, अमन अमान की सूरत हाल बिल्कुल ख़राब है, हुकूमत जिम्मेदारी नहीं ले रही, तो आपकी तो हुकूमत को ख़तरा है वहाँ पर। फिर कुंडी साहब पॉलिटिकल वर्कर भी हैं, वो अपनी पॉलिटिक्स भी साथ साथ करते हैं, हालांकि उनका आईनी ओहदा है। ज़ाती तौर पर मेरा उनका एहतराम का एक रिश्ता भी है, लेकिन मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि वो अपना आईनी ओहदा निभाएं, गवर्नर हाउस में बुक फेयर करें, फूलों की नुमाइश करें। लेट पीपल ऑफ खैबर पख्तूनख्वा जिन्होंने अपने लिए चुनी है लीडरशिप, उनके फैसले कर लेगी। आप आईनी रोल अदा करें, कोशिश करें कि गवर्नर हाउस, सीम हाउस खैबर पख्तूनख्वा और पीएम हाउस इस्लामाबाद के बीच में पुल का किरदार अदा करे, ना कि चाचा केदू का किरदार अदा करे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अली मोहम्मद खान साहब हम मौजूद थे। ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे विद अस।
वेलकम बैक नाजरीन। क्रिकेट के हवाले से बात करें तो चैंपियंस ट्रॉफी का जो इवेंट पाकिस्तान में मुनक्किद होना था, भारत के इसरार पर उसको न्यूट्रल वेन्यू पर करवाया गया और आज भारत पर भी इसी वजूहात की बिना पर तनकीद हो रही है कि एशिया कप 2025 का जो ऐलान होता है, जिसका वेन्यू भारत को होना था, अब वहाँ पर जो मैचेस थे पाकिस्तान के अगेंस्ट वो अब न्यूट्रल वेन्यू पर यूएई में करवाए जाएंगे, जिस पर इंडियन मीडिया की तरफ से बीसीसीआई पर तनकीद की जा रही है। पहले एशियन क्रिकेट काउंसिल का जो सालाना इजलास हुआ उसका बांग्लादेश में मुनक्किद होना, इस पर एतराज़ किया गया, लेकिन बाद में बीसीसीआई के ऑफिशियल्स ने उसको भी अटेंड किया और अब ये भी कहा जा रहा है कि जो मैचेस पाकिस्तान के अगेंस्ट होंगे गालिबन उनका भी बॉयकॉट करना पॉसिबल नहीं है। तो ये जो पोलिटिसाइजेशन भारत की तरफ से की जाती है क्रिकेट की, इसके पीछे क्या हक़ाइक़ हैं और पाकिस्तान की जो क्रिकेट टीम है इसकी रीसेंट जो मैल परफॉर्मेंस है, बांग्लादेश से T20 सीरीज़ हारना, इसको हम कैसे फ़िक्स कर सकते हैं, इन मौज़ूआत पर गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। डॉक्टर नुमान नियाज़ और अब्दुल माजिद भट्टी साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं। आप दोनों स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। नुमान साहब, आपसे आगाज़ करूँगा। जिस तरह पाकिस्तान को चैम्पियंस ट्रॉफ़ी, जो कि हमारा एक होम टूर्नामेंट था, उसके लिए बाहर जाना पड़ा बिकॉज ऑफ BCCI, अब उन पर भी ऐसा ही वक्त गालिबन आ चुका है कि एशिया कप खेलने के लिए उनको वहाँ जाना पड़ रहा है। हाउ डू यू सी दिस? सबसे पहले थैंक यू सो वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी ऑन बोर्ड। देखें, इसकी ना डायनामिक्स थोड़ी समझने की ज़रूरत है। बहुत जो है ववेला मचा हुआ इंडिया में, और जी इंडिया विल नॉट प्ले अगेंस्ट पाकिस्तान, ये जो पोस्ट वॉर इस वक्त सिनेरियो है, और जिस तरह जियोपॉलिटिकली उनकी थोड़ी सी आप कहेंगे कि उनको बैक स्टेप करना पड़ा पाकिस्तान की ओवरवेलमिंगली, एक इम्पैक्ट आया ग्लोबल। एक तो ये बात था कि वहाँ पे शोर बहुत मचा हुआ था, बट इट हैड नथिंग टू डू विद BCCI। उन्होंने कोशिश ज़रूर की, श्रीलंका, ओमान, अफगानिस्तान, दे विल ऑलवेज हैंड्स डाउन उनका साथ दे देते, और अगर 3 मेजर बोर्ड्स जो हैं वो डिक्लाइन करते तो शायद एशिया कप सस्पेंड हो जाता, पोस्टपोन हो जाता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सो यहाँ तो मैजिक वॉन्ड था ACC के जो प्रेसिडेंट हैं मोहसिन नकवी, जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के भी सदर हैं, यहाँ देयर वाज मच मोर इनटू इट। यस, देयर वाज मच मोर इनटू इट जी। इंडिया मजबूर हुआ है, और इंडिया ICC में भी अगर आप देखें तो वो जो एक हाइब्रिड मॉडल बनाया था, फ्यूजन मॉडल, उसमें भी इंडिया को कंसीड करना पड़ा था कि चाहे विमेन वर्ल्ड कप हो 2025 ICC का, या 26 का T20 मेंस वर्ल्ड कप हो ICC का। सो पाकिस्तान ने कहा था कि इफ इंडिया विल नॉट प्ले इन पाकिस्तान, पाकिस्तान विल नॉट गो टू इंडिया, फेयर इनफ। लेकिन ये क्यों माने? ये इसलिए माने कि जो क्रिकेट है, एक्चुअल गेम है, वो बहुत मार्जिनलाइज हो गई है एज कंपेयर टू जो इसकी ऑक्सिलरी, जो इसकी इंटेल्ड इंडस्ट्री है उसके साथ, एंड दैट इज द प्रोडक्शन एंड ऑफ कोर्स द मीडिया हाउसेस एंड द ब्रॉडकास्टर्स। और अगर आप देखें तो पूरी दुनिया में जो इंटरनेशनल क्रिकेट है वो डोमिनेट करते हैं इंडियन ब्रॉडकास्टर्स, जिनमें ये जियो स्टार है, वाईकॉम 18 जो अंबानी ग्रुप का है, और सोनी पिक्चर्स नेटवर्क इंडिया। तो ये जो एशिया कप के राइट्स हैं 2020 से लेके 5 से लेके टिल 31, वो उन्होंने $170 मिलियन के खरीदे हुए हैं। एक दूसरा, इसकी एक प्रोडक्शन कॉस्ट होती है 2, और तीसरा यहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा कि एक क्रिकेट की वाइट इकोनॉमी है, एक ग्रे इकोनॉमी है जिसमें आपकी ये सरोगेट एडवर्टाइजिंग वगैरह आती है, और एक फिर एब्सोल्यूट ब्लैक इकोनॉमी है जो कि हमने 90s में, अर्ली 2000s में देखा। तो वो जो स्टेक होल्डर्स हैं, उनकी आदों की जो फ्रेंचाइजेज हैं अराउंड द वर्ल्ड, जब ये आप देखेंगे कि फ्रेंचाइज क्रिकेट जो वो ओवर राइड कर रही है इंटरनेशनल क्रिकेट को, तो कट एंड शॉर्ट टू बी वेरी प्रिसाइज, ये जो ब्रॉडकास्टर्स का इम्पैक्ट है उसकी वजह से आपको एक चीज़ नजर आई होगी कि ना सिर्फ कि एशिया कप होने जा रहा है, उन्होंने 2 टीम्स ऐड करवाई, उससे एक तो एडेड रेवेन्यू मिलेगा, कमर्शियल एयर टाइम उनका ज़्यादा बढ़ेगा, और दूसरा जो इसमें और डिटेल है वो ये है कि आपने एक ग्रुप ऐसा बनाया इंडिया पाकिस्तान का जहाँ पे ओमान और UAE है। सो दिस मीन्स कि आप ये चाहते हैं कि नॉट 2 बट 3 मैचेस इंडिया और पाकिस्तान के जो हैं वो एक टूर्नामेंट में हो जाएं, तो बूम होगा ब्रॉडकास्टर का। ठीक है, सही। तो ये एक मॉनेटरी एंगल से इसको प्लान किया गया एज फार एज आई हैव अंडरस्टूड। भट्टी साहब, ये जो नुमान साहब भी बात कर रहे हैं, अब इसमें एक तरफ तो जिस तरह नुमान साहब ने ये एक्सप्लेन किया कि जो एडवर्टाइजर्स हैं वो डोमिनेट करते हैं भारत को, इंटरनेशनल क्रिकेट को, लेकिन दूसरी तरफ जो एक्सट्रीमिस्ट प्रेशर है फार राइट का भारत के अंदर, वो तो ये चाहता है कि पाकिस्तान से किसी किस्म की कोई इंगेजमेंट, कोई क्रिकेट मैच, कोई टूर्नामेंट हो ही ना। अभी हमने देखा जो चैंपियंस कप हो रहा है उसमें भी बॉयकॉट कर दिया गया। तो अगर तो इतने मैचेस कराने का प्लान है, रेवेन्यू कमाने का प्लान है, तो ये डोमेस्टिक प्रेशर को सस्टेन कर लेगा BCCI, आपको लगता है? देखिए, आपको पता है कि अभी जब चंद हफ्ते पहले पाकिस्तान और भारत के दरमियान
जो जंग हुई पाकिस्तान में, अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरह उनके 5 तैयारे गिराए, तो आज प्रेसिडेंट ट्रम्प जो हैं वो भी उसका एतराफ करते हैं। लेकिन भारतीय मीडिया, कल मैं और डॉक्टर साहब और शो में थे, वहाँ डॉक्टर साहब ने कुछ इंकशाफात किए और उस प्रोग्राम में भी ये जिक्र हुआ कि जब जंग लगी हुई थी तो इंडियन मीडिया कह रहा था कि कराची पोर्ट पे फला तबाही हो गई, लाहौर में ये हो गया। तो क्रिकेट के मैदान में भी ऐसा लग रहा है कि इंडिया मैच पाकिस्तान इंडिया का तो 14 सितंबर को होगा, लेकिन उससे पहले वो बीसीसीआई को प्रेशराइज कर रहा है। तो ऐसे लग रहा है कि शायद क्रिकेट जो है वो अब पाकिस्तान इंडिया के दरमियान मीडिया चाहता है कि हो ही ना। और जितना डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि मिलियंस ऑफ बल्कि बिलियंस ऑफ डॉलर इन्वॉल्व है पाकिस्तान इंडिया मैच पे, तो इंडियन मीडिया जो है वो कोशिश कर रहा है कि ये 14 सितंबर के मैच से पहले मीडिया वॉर लड़ी जाए। और आप देखें कल से जिस तरह सोशल मीडिया पर उनके मेन स्ट्रीम चैनल पर उनके बड़े बड़े एंकर जिस तरह वावेला कर रहे हैं, लग रहा है कि सफेद मातम दिख गई है। मेरे ख्याल में क्रिकेट को क्रिकेट के हद तक रहने दें, जंग या सियासत को सियासत के हद तक रहने दें, लेकिन इंडिया का ये जो नैरेटिव है, ये पाकिस्तान इंडिया जंग के दौरान भी पिटा था और अब लग ऐसा रहा है अब भी उनको मुंह की खाना पड़ेगी। तो बीसीसीआई चले खेल को आगे ले जाने के लिए एक बात कर रही है, लेकिन भारतीय मीडिया जिस तरह मातम कर रहा है, वावेला मचा रहा है। लेकिन भट्टी साहब वो तो चलें, भारतीय मीडिया है ना, वो टीआरपीज़ के लिए ये सब कर रहा है, लेकिन जो एथलीट हैं जब वो भी यही सब करना शुरू हो जाएंगे, फॉर इंस्टेंस शिखर धवन साहब को आप देख लें या हरभजन सिंह को देख लें, तो लगता तो वही है कि जो डायलेक्ट बोली जा रही है, जो अल्फाज का इस्तेमाल हो रहा है, वो पॉलिटिकल सारी गुफ्तगू है सिर्फ। तो जिस तरह सौरव गांगुली ने कहा कि मैचेस होने चाहिए, इस तरह की वॉइसेस ही वहाँ पर बहुत कम रह गई हैं। देखिए, अगर आप इंडिया के थोड़े से डायनेमिक्स देख लें, सौरव गांगुली का ताल्लुक चूंकि कोलकाता से है और वहां पर आपको पता है कि साल से ममता बनर्जी की हुकूमत है और बीजेपी का दूर तक वहां नामो निशान नहीं है। बल्कि अगर आपको याद हो 2016 में जब पाकिस्तान में T20 वर्ल्ड कप के लिए इंडिया जाना था और वहां सिक्योरिटी के इशू हुए और पाकिस्तान टीम के लिए मुश्किलात थे, मुझे याद है चौधरी निसार अली खान उस वक्त इंटीरियर मिनिस्टर थे, तो ममता बनर्जी सामने आई, उन्होंने पाकिस्तान टीम को अश्योरेंस दी कि आप हमारे शहर में आके मैच खेलें, हम आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं। तो मेरे ख्याल में जो कलकत्ता वाली साइड है वहां पर थोड़े से हालात डिफरेंट है। अब चूंकि शिखर धवन और दूसरे प्लेयर्स कोई दिल्ली में रहता है, कोई मुंबई में रहता है, तो वहां उनको बीजेपी की जुबान बोलना पड़ रही है। चलें, ठीक है, ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन, डिस्कशन को कंटिन्यू करते हैं। नुमान साहब, ये एक तो आपने जो रेवेन्यू वाइज डोमिनेशन की बात की इंडियन बोर्ड की, विक्रांत गुप्ता जो भारतीय साफ़ी हैं वो कह रहे हैं, लग ये रहा है कि स्टैचर जो मुकाम था हमारा वो अब लूज़ हो चुका है। उसकी वजह यह है कि हम सुपर पावर नहीं रहे क्रिकेट में, हम वेन्यूज़ को कंट्रोल नहीं कर पा रहे। तो उनका तो मेल्ट डाउन हो रहा है, वो तो कह रहे हैं कि चीज़ें हमारे हाथ से निकल रही हैं। देखिए, इसमें एक चीज़ है, विक्रांत का अपना एक ओपिनियन ज़रूर होगा, लेकिन उसकी थोड़ी सी रेलेवेंस कम नज़र आती है। फैक्ट ये है कि आप अगर नंबर्स में देखें, आप अगर रेवेन्यू शेयर और मार्केट का शेयर देखें और अब इंडियन क्रिकेट का इम्पैक्ट देखें, ग्लोबल इम्पैक्ट देखें, तो वर्चुअली वो एक फाइनेंशियल सुपर पावर है व्हेन इट कम्स टू आईसीसी एंड क्रिकेट। ये जो है ना, इट्स मोर देन दैट। जो मैंने आपको बताया कि एट टाइम्स ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ऊपर की बात भी हो जाती है, क्योंकि इसमें स्टेक्स बहुत बड़े इन्वॉल्व हो जाते हैं। जैसे कि हम जब ब्रॉडकास्टिंग की बात करते हैं, मैंने अभी एक नाम लिया था कि मेजॉरिटी ऑफ द ब्रॉडकास्ट का जो स्टेक्स हैं वो अंबानी ग्रुप के हैं। एंड यू नो वेरी वेल कि अंबानी ग्रुप की इंडिया में करंट इनकम्बेंट गवर्नमेंट के साथ और वैसे कैसे पोजिशनिंग है। सेकेंडली, मुझे ऐसे लगता है, मैं इवन विक्रांत के भी बारे में ये कहूंगा कि एक एग्जैजरेटेड पेट्रियोटिज्म की बात है। ये जो शिखर धवन वगैरह और ये इनसाइड देयर हार्ट्स दे आल्सो नो, वो जो मैच कॉल ऑफ हुआ, ये जो लेजेंड्स लीग का है, वो तो एक इररेलेवेंट लीग है। ना बीसीसीआई ने प्रूव की, ना आईसीसी की प्रूव लीग है, ना वो पाकिस्तान
करोड़ का स्टेक है। और आप मुझे एक चीज बताइए कि अगर एक छोटी सी दुकान इंडिया पाकिस्तान का मैच करवाने जा रही थी आफ्टर दिस मेगा इवेंट, ये जो वॉर हुई और एक जो हिस्टेरिकल रिस्पॉन्सेज हुई हैं और एक जो एक इंटरेस्ट है इंडिया पाकिस्तान में, तो डू यू थिंक ये जो बड़े स्टेक होल्डर्स हैं ये अलाउ करते हैं ऐसा मैच होना? बिल्कुल। तो ये वो तो एक प्राइवेट बिजनेस है वो जो कर रहे हैं। नुमान साहब एक और इम्पोर्टेंट है। अच्छा, एक और नुआंस ये भी है कि बांग्लादेश में जब एशियन क्रिकेट काउंसिल का इजलास होने की बात होती है तो भारत कहता है कि ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता, ऑनलाइन भी हम इसमें शिरकत नहीं करेंगे, बाद में कर ली वो और बात है। उनके बोर्ड से क्या इशू है? वहाँ तो जंग नहीं हुई। नहीं, वो एक्चुअली इशू जो है वो नहीं था बांग्लादेश से, गो के आजकल उनकी जियोपॉलिटिकल रिलेशंस तो काफी वो हॉट एंड कोल्ड चल रहे हैं, लेकिन इशू बांग्लादेश से नहीं था, इशू पाकिस्तान से है। और इशू ये है कि एशियन क्रिकेट काउंसिल के जो हेड हैं इस वक्त वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन और आपके फेडरल इंटीरियर मिनिस्टर हैं। तो इशू ये था कि उन्होंने यस दे ट्राइड सैबोटाजिंग अपने लेवल पे, बीसीसीआई ने श्रीलंका और ओमान, अफगानिस्तान को, ओमान को तैयार किया हुआ था। लेकिन मैं वही कह रहा हूँ ना कि जब वो बहुत बड़े आउटले में आप इसको देखें, जब फाइनेंशियल स्टेक्स की बात आई, जब कोर्ट्स में जाने की बात आई, जिसमें वो बात आई कि जी आपको अपनी जेब से पैसे देने पड़ जाएंगे लिटिगेशन ब्रॉडकास्टर्स को, तो देन दे स्टेप बैक एंड दे डिसाइडेड कि वो इसका हिस्सा बनेंगे। अच्छा, इसमें एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, अगर आप कंपैटिटिव एंगल से देखेंगे तो पाकिस्तान वर्चुअली आजकल एसोसिएट मेंबर टीम बन चुकी है और इंडिया एक डोमिनेंट साइड है वर्ल्ड क्रिकेट की, वाइट बॉल में तो स्पेशली वो चैंपियंस भी हैं अभी। तो उसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि फिर क्यों इतना इंटरेस्ट है, वो इंटरेस्ट 2-3 वजूहत से है। एक तो पूरी ब्रॉडकास्टिंग के जो आई बॉल्स हैं, 1.3 बिलियन पॉपुलेशन ऑफ इंडिया एंड 250 मिलियन पॉपुलेशन ऑफ पाकिस्तान, एक ये रीजन है। दूसरा, इंडिया पाकिस्तान में ब्लैक इकोनॉमी और ग्रे इकोनॉमी जो है वो बहुत ज्यादा डोमिनेट करती है, इवन बिफोर द फर्स्ट बॉल इज बोल्ड बिटवीन दीज टू टीम्स। तो वो ये सारे कोलैटरल इंटरेस्ट भी आ जाते हैं। सही। बट्टी साहब, जिस तरह नुमान साहब ने भी एसोसिएट मेंबर की जो टर्म बोली, अब है तो डिसअपॉइंटिंग, लेकिन ये जो BRS का ट्रायो था, यानी कि बाबर, रिजवान और शाहीन, इनसे हमने, इन किनारा कशी टीम ने इसीलिए इख्तियार की कि इंटेंट और अग्रेशन, काफ़ी मीम्स भी बन रहे हैं इसके ऊपर कि इंटेंट और अग्रेशन पे आपने ये सब नए लड़कों को सिलेक्ट किया, बांग्लादेश जाके वो T20 सीरीज़ हार जाते हैं। क्या करें अब मज़ीद, क्या किस चीज़ को एक्सपेरिमेंट करें? उन्हीं को वापस ले आएँ, इन्हीं को चलने दें, किस पे इन्वेस्ट करें? देखें शाह साहब, इत्तेफाक ऐसा है कि बाद लोग आजकल ये क्लेम करते हैं कि पाकिस्तान के पास टैलेंट नहीं है। टैलेंट हमारे पास जरूर है, लेकिन हमारे जो सबर का पैमाना है वो बहुत जल्दी लबरेज हो जाता है। यही बांग्लादेश की टीम, हमने होम ग्राउंड पर इसको 3-0 मारा, लेकिन यंगस्टर्स को अगर हमें ग्रूम करना है, अगर हम चाहते हैं कि बाबर और रिजवान या शाहीन शाह अफरीदी को रिप्लेस करें, तो थोड़ा सा फिर हमें इनको टाइम देना पड़ेगा। लेकिन ओवरनाइट कोई ऐसा मैकेनिज्म नहीं है, ना कोई ऐसी चीज है कि हम अलादीन के चिराग की तरह बटन दबाएंगे और पाकिस्तान टीम जीत की राह पर बांधेंगे। बाबर, रिजवान और शाहीन की वर्ल्ड क्रिकेट में अपनी अहमियत है, लेकिन अब हमें ये तय करना होगा, हमें वंस फॉर ऑल मीडिया को भी बताना होगा कि हमारे ये फ्यूचर प्लान में है या नहीं है। तो मेरे ख्याल में जिस तरह बांग्लादेश की सीरीज हम हारे हैं, फिर हमने 1 साइडेड तीसरा मैच जीत लिया, तो अब ये वेस्ट इंडीज की सीरीज मेरे ख्याल ये अब टर्निंग पॉइंट है। इन 3 मैचों में अब ये तय हो जाएगा कि अब इन तीनों लड़कों की वापसी हो सकेगी या फिर इन यंग लॉर्ड के साथ हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है नुमान साहब, आपका टेक इस पर कि आपका भी यही ख्याल है कि इन्हीं पर बेट करना पड़ेगा हमें? देखें, टू बी वेरी ऑनेस्ट, जो बाबर आजम है, जितना मर्जी बड़ा जनरेशनल टैलेंट है, जो मर्जी ट्रीटमेंट हुआ, और रिजवान हो गए, शाहीन शाह अफरीदी के साथ आप थोड़ा वो लेवल कर रहे थे स्कोर बिकॉज ऑफ शाहिद अफरीदीज आउटबर्स्ट, अदरवाइज शाहीन इज स्टिल द बेस्ट न्यू बॉल बॉलर इन T20 क्रिकेट इन पाकिस्तान। बट ये जो बाबर रिजवान वाली आप बात कर रहे हैं, मेरा नहीं ख्याल है कि वो रेलेवेंट है मॉडर्न T20 क्रिकेट के साथ। ये तो अंडरस्टैंडेबल सी चीज है, बट आपने जो आप अभी बात की, एक तो इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्ट सिलेक्शंस अब भी आप कर ही जा रहे हैं, साफ नजर आ रहा है। आपको एग्जांपल जल्दी से देता हूँ कि सुफियान मकीम और इब्रार अहमद
बहुत टैलेंटेड स्पिनर्स हैं, उनको आप बाहर बिठा के और एक आउटसाइडर मोहम्मद नवाज को लेके आगे जिनकी कोई परफॉर्मेंस नहीं थी। तो अगर आप इसके पीछे देखें, दीवार के पीछे क्या लिखा है, क्योंकि शादाब खान इन प्रेजेंस ऑफ इब्रार या इन प्रेजेंस ऑफ सुफियान मुकीम वो हिल जाएंगे और तो हमने वापस लेके आना है। सो दैट इज, जब आप इस तरह के डिसऑनेस्ट डिसीजंस लेते हैं तो काम पीछे नहीं बनता। सेकेंडली, आपने अगर टेम्पलेट चेंज करना था और अगर आप बाबर और रिजवान को इरेलेवेंट कर रहे थे तो फिर आपको पता होना चाहिए था कि मॉडर्न क्रिकेट की रिक्वायरमेंट्स क्या है। आपको स्लॉगिंग और पावर हिटिंग में फर्क पता होना चाहिए ना। टैलेंट की बात जो है वो आता है, हर मुल्क में होता है टैलेंट, कभी बहुत ज्यादा बर्जनिंग होती है, कभी कम होता है, बट उसको आप प्लेयर पाथवे में आप कैसे साइंटिफिकली इंटीग्रेट करते हैं वो इम्पोर्टेंट है। वो हमने नहीं किया। बिल्कुल, सिलेक्शन पे अगर हम मेरिट को कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे तो रिजल्ट्स ऐसे ही होंगे जैसे इस सीरीज़ में आए। बहुत शुक्रिया नुमान न्याज साहब। अब्दुल मटी साहब हमारे साथ मौजूद थे। ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे विद अस। नाज़रीन, प्रोग्राम आपने मुलाहिज़ा किया, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।